तो ये हरी भरी भूमि के ऊपर अब देखिए धीरे धीरे करके आपको टीमें अपने स्टेप्स लेते हुए दिखाई देने वाली है। प्लेन पाथ ने जो आकार बनाया है अपना, वो तो काफी केंद्रीभूत देखने के लिए मिलेगा। इस बार कोचिंकी पे बड़े क्लस्टर बन सकते हैं। लास्ट टाइम याशनाया और सिवरनी पे भी काफी ज्यादा फाइट्स देखी गई थी, लेकिन इस बार जोन सूरज क्या लगता है कहाँ बनेगा? मेरे हिसाब से देखिए, सर्कल अगर थोड़ा सदर्न ओरिएंटेड रहता है, मिल्टा नोवोप्रॉय मिल्टा पावर फार्म को फेवर करता है, तो शायद एक मजा आ सकता है। लेकिन अगर जोजो पुल की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ, रुइंस की तरफ बढ़ता है, तो वहां पे क्लैशेस होने की संभावनाएं फिर ज्यादा बढ़ जाती है। जोन के अंदर आने की कहीं ना कहीं चांसेस थोड़ी सी कम हो जाती है उन टीम्स के लिए जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेरीपियर प्रीमॉस की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। इनफैक्ट अगर आप पीआरआर की तरफ देखेंगे, तो मेरे हिसाब से इस बार कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी दिखाई गई है। थानोस प्रीमॉस पे गए हैं, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, अगर इसको कहें तो हमें एक स्प्लिट खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मॉन्क अलग है, हर्ष जॉर्ड अलग है, लिंक्स अलग है, सबकी अलग अलग लोकेशन है। और ये फेवरेबल साबित होगी क्योंकि शुरुआत में आपके नजदीक कोई नहीं आया। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूटिलिटीज यहाँ से उठा सकते हैं, उसके बाद जोन के अंदर बढ़ सकते हैं विदाउट एनी डर। देखिए मिल्टा पावर का वो इलाका मुझे बहुत पसंद आता है। जब जोन वहां बनता है तो और भी ज्यादा मजा आएगा वहां पर देखते हैं विदाउट डर आखिर कौन वहां पर प्ले कर पाएगा। सबसे पहली बात कि प्लेन पास जैसे गया था, आप मिल्टा भी नहीं जा सकते, लेकिन समय के साथ आप बढ़ सकते हो। और अगर आप वो पहली टीम हो जो पहुंच पाया मिल्टा, वो बड़ी ही लकी साबित होगी। वो अच्छा गेम निकाल सकती है बड़े मजे के साथ। बट जिस टीम की आप चर्चाएं कर रहे थे, हर्ष जॉर्ड और वो लिंक्स की टीम, अच्छा स्प्लिट ले रखा है, रोटेशन लेने में बड़ी आसानी होगी। आसपास कोई टीम नहीं है लूट, तो वो 3-4 देशों की कर सकते हैं, मतलब इलाकों की कर सकते हैं, और उसके बाद व्हीकल लेकर निकल सकते हैं अपने हिसाब से। कोचिंग की जा सकते हैं, या फिर आराम से साउथ से ही होते होते वो आराम से मिल्टा जोन के अंदर घुस जाएंगे, मिल्टा को भी लूट सकते हैं। बाकी रोजो के साइड पर लास्ट टाइम भी क्लैश बना था, इस बार भी बनेगा, लेकिन इस बार ईएमपी है माहौल के अंदर। देखते हैं कि आखिर इस जश्न के अंदर सबसे ज्यादा नाच कौन कर पाएगा। जॉडी लगता है नचाना चाहते हैं दो खिलाड़ियों को, लेकिन सबसे पहले बारी आएगी वो सबसे पहले प्लेयर को नॉकआउट कर दिया जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन दूसरा प्लेयर वॉल के पीछे खड़ा है और उसके पास एचपी बहुत ज्यादा कम। लेकिन अब देखें लोग, उनके पास एक थैमसन है, मुझे लगता है शॉटगन यहाँ पर चेंज कर लेनी चाहिए फॉर बिगर एडवांटेज। मगर जॉडी आपने गलत स्टेप लिया वहां पर। देखिए स्टेप सही था, लेकिन लोग पीछे आ गए, ये गलत हुआ सूरज। और देखिए, अब सफान है, अकेला है तो मानना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने से ईएमपी का वार बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है। वो जानती है कि दो खिलाड़ियों को आपके नॉकआउट कर चुकी है, एक को एलिमिनेट कर चुकी है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। नीचे सफान को भी नॉकआउट कर दिया गया, क्योंकि ईएमपी ने पूरी तरीके से उसको वेल ऑक्यूपाई कर लिया है। चारों तरफ से ईएमपी का बोलबाला है इस वक्त। डिमोलिश का एक गलत मूव, हालांकि पहले गलती तो करी गई थी जॉडी की तरफ से, लेकिन डिमोलिश को जॉडी पहले से ही इतना परेशान कर चुका था कि बाकी खिलाड़ियों को एक सही मौका मिला वहां पे सही सटीक समय पे वार करने का। लेकिन देखते ही देखते डिमोलिश का खात्मा होता हुआ हमें नजर आता, अगर शायद उनके आखिरी खिलाड़ी भी नजदीक होते। लेकिन लिक्विड ओपी वो अब अकेले ही बचे। अब आप ही को संभालना पड़ेगा ये खेल, जो कि खराब होता हुआ तो नजर आ रहा है। लेकिन अगर पिछले मैच की तरह, मतलब के मीरामार की तरह, थोड़ा सा पैसिव अप्रोच हम रख पाए, ऊपर तक टॉप 5 तक हम जा पाए, 2-4 फिनिशेस निकाल पाए, तो मोमेंटम नहीं टूटेगा। एटलीस्ट वो 0 पॉइंट से खत्म करना एक मैच को मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डाउनसाइड टीम्स के लिए बनता जाता है। धीरे धीरे करके आप इतने ज्यादा नीचे धस जाएंगे पॉइंट टेबल के अंदर कि आखिरी मैच में उठने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही कोई देगा। डेफिनेटली कौन देना चाहता है भला। आप देखिए क्लैश हुआ तो उसमें आरआईपी करने के बारे में उस टीम ने बिल्कुल सोच रखा था। फिर भी जैसे तैसे करके अपने आप को उस बंधन बंदिशों से उन्होंने बाहर निकाला। कहा उन्होंने मैं खाना बदोश हूँ, निकले चलिए उस जगह से। सही बात है। याशनाया पर देखिए लास्ट टाइम भी क्लैश हुआ था, इस बार भी क्लैश हो रहा है, लेकिन क्लैश के अंदर एक ऐसी उग्र टीम हमारे सामने खड़ी है जिसको हम बारंबार कहते हैं कि ये सरप्राइज मेकर है, लेकिन इस बार सबकी आंखों के सामने रहेंगे। देखिए अक्यू के सामने लास्ट टाइम भी थे। एक बार स्केबी टॉप्स का समापन मिडिल ऑफ द गेम में हो गया था। वो सैनोक का ही मैच था जहां पर तगड़ी बैटल हुई थी, बहुत बुरी तरीके से उनको आरआईपी किया जाता है। वो सीन थोड़ा सा बुरा लगा मुझे देखकर। मुझे नहीं लगा था, मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे लगा स्केबी टॉप्स की जो फायर पावर है वो आराम से इस टीम को रोक सकती है। बट नहीं, उतनी आसानी से देखिए आप ऐसी टीम को नहीं रोक सकते जिनके पास खोने को लिए कुछ ज्यादा बचा ना हो, लेकिन पाने के लिए पूरी लॉबी हो। देखिए, जैसे कि आपने कहा पूरी लॉबी हो, और अभी भी 15 टीमें, 57 खिलाड़ी आपको जीवित नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फिनिशेस अभी भी 15-16 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक टीम से, जो भी मतलब डोमिनेशन अपना ऑन पीक ले जाएगी। हालांकि अभी तक इतने फिनिशेस निकाले नहीं है, लेकिन जरूरत जरूर है काफी सारी टीम्स को। एक मैच थोड़ा सा फुल पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा कि 10-12-15 फिनिशेस आपके पास आ जाएं, जिससे कि एटलीस्ट बाद में जाके आपको उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जो कि शायद आप पिछले 3 मुकाबलों में कर रहे थे। और आखिरी का मैच इसके बाद जो मीरामार होने वाला है, वैसे तो ट्विस्ट जो आया है ना कहीं ना कहीं पिक्चर के अंदर, कि आखिरी मैच मीरामार है। मीरामार के अंदर कईयों का सेटबैक तो होगा ही होगा,
पॉइंट टेबल से नीचे भी उतारे जाएंगे, लेकिन कुछ टीम्स ऐसी जिनको मौका मिला है, दोबारा से जीवन दान मिला है आखिरी के मीरामार खेलने का, जिनका स्ट्रांग है मीरामार, वो कमबैक स्ट्रांग करेंगे। स्कैमी का स्ट्रांग है और कमबैक की स्कैमी को करंटली तो मुझे नहीं लगता कोई नीड है, लेकिन अगर अच्छा चले गया तो आप समझ सकते हैं कि बल्ले बल्ले देखिए उनको एट द सेम मूवमेंट करना पड़ेगा और करना करेंगे ही वो। अगर वो पायदान वापस से उनको मिल जाए तो बड़ा ही कमाल का गेम खेला था देखिए लास्ट टाइम का, उन्होंने दिल जीता था सबका। बड़ा एक साथ काफी स्मूथ गेम, काफी स्लो गेम, बट प्रॉब्लम यही है कि मैच के अंदर वो कन्वीनियंस परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पा रही है। टीम को बड़े एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, एफर्ट डालने के बाद भी देखिए वो आटे की चक्की से पिसकर वो आटा निकल नहीं पा रहा है कोशिशें करने के बावजूद भी। चलिए, एक क्लैश आया है हम सभी के सामने, कैमरा एंगल यहाँ घूमेगा, अब स्कैनी की बारी है। जहाँ कमबैक की बातें मिरामार में हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फ्लो बनाए रखिए, अच्छा रहेगा। आपके सामने जो टीम है दे आर प्रो जोन एंड दे नीड, उनको जीतना पड़ेगा सूरज इस बैटल को। अगर ये मैच में 10 या 12 पॉइंट के साथ एक गेम खेल लेती है टीम, तो जो पायदान छोड़ रहा है, जो हटा है हाथों से, वो वापस से उनको मिल सकता है। देखिए, मिलने ना मिलने की बातें तो चलिए आगे होती रहेगी, लेकिन अभी के सिनारियो के हिसाब से बात करें, असनान हर बार एक हॉट ड्रॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फाइट्स लेट हो रही है, वी एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे गलती हुई फिर से। एक प्यारा ग्रेनेड आपकी पूरी टीम को तहस नहस कर सकता है, इसका सबूत है ये। सैमोजी गंभीरता पूर्वक अभी के लिए सफर कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए बचना तो चाहते हैं, उठना तो चाहते हैं, लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी निर्भर हैं अपने उन दो खिलाड़ियों के ऊपर जो शायद बचे हुए हैं और बचा भी सकते हैं। लेकिन ग्रेनेड का इस्तेमाल करा जाएगा नॉन ओपी की तरफ से, लेकिन क्या मौका मिल रहा है नॉन ओपी को वहां पे एलिमिनेशन निकालने का, क्योंकि हाइपर बिल्कुल सही सटीक समय पे ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं एलिमिनेट करना सैमोजी को जरूरी है। अगर रिवाइवल हो गया तो शायद वो 3 खिलाड़ी आपको दोबारा से ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस नहीं है सैमोजी के लिए। डेफिनेटली, लेकिन प्रोजोन वो बहुत ही ज्यादा लो एडवांटेज पे आ चुकी है, आप ऐसा कहिए डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो चलिए ओपोनेंट्स के पास वो रहने वाला है, सैम की हालत खराब बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। और प्रोजोन के पास प्लेयर थे लास्ट टाइम, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास उन्हें मिला नहीं। ग्रेनेड क्या सटीक फेंका गया था, उसके बाद तो ऐसा मानो किस्मत ही वो पूरी खराब होते हुए दिखाई दी। मुकद्दर में पता नहीं प्रोजोन के क्या लिखा है, ऑनर साहब तो बार बार डीएम कर रहे हैं कि मेरी टीम दिखाओ, लेकिन चलिए आपकी टीम दिखाई तो गई है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा। एक एक लैंड वो रियलिटी चेक है जो बताता है कि आपकी टीम को भी कितनी ज्यादा मेहनत कर ली है। इनफैक्ट हर एक वो फैक्टर या फिर हर एक वो पर्सन जो भी लैंड से जुड़ा है, यहाँ तक कि कास्टर तक, सबको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ मिलती है। बट स्कैमी वो तो अभी भी राज कर रहे हैं। और देखिए, मेरे हिसाब से जब सफर शुरू होता है ना, जैसे कि आपने तो शुरुआत से इनके साथ सफर बिताया है, वो सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं रहता है, वो मैनेजमेंट का भी होता है आपके साथ, वो कास्टर्स का भी होता है, वो प्रोडक्शन का भी होता है, क्योंकि जितने लंबे रास्ते से आप गुजर कर आए, आपके साथ यही लोग खड़े थे। लेकिन अभी ये इंतकाम की घड़ी, कहीं ना कहीं इंतकाम की घड़ी आ चुकी है और आपको रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाने हैं। जो आपने सीखा है अपनी गलतियों से, जो आपने सीखा है कुछ नया ट्राई करके, वो आज सब डिप्लॉय कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कुछ ज्यादा नए, कुछ ज्यादा क्रिटिकल, लेकिन हाँ कुछ नई तरकीबें जरूर अपना सकते हैं, जिससे कि शायद आपको एक मौका मिलेगा, दोबारा से एक होप मिलेगी, उम्मीद मिलेगी पॉइंट टेबल में ऊपर आने की। स्कैमिडॉप्स नाम ही काफी है इनका डोमिनेशन बताने के लिए, क्योंकि पिछले 3 मुकाबलों में जो कार्य इन्होंने किया है उसके लिए कोई जवाबी कार्रवाई मुझे लगता है कि दूसरी टीम्स नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल के अंदर बीटीडी भी इनको compete कर रही है, इनफैक्ट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूसरी टीम्स भी धीरे धीरे करके पॉइंट टेबल में ऊपर बढ़ रही है, तो स्कैमिडॉप्स को सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है कि एटलीस्ट ये आखिरी के 2 मुकाबले खराब ना जाए। हम सैनॉक को कंसीडर कर सकते थे कि चलिए वो खराब चला जाएगा, बीच में एक डिप, लेकिन निरांगल मीरामार फिर से आपके लिए एक बहुत शानदार मैच जाना चाहिए। जी, ये लकी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है और सभी के लिए देखिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको तकदीर कौन कर पाएगा असली अपॉर्चुनिटी में, वही कहलाएगा टेबल टॉप, टेबल के ऊपर। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि बीटीडी का कहीं कमबैक ना आ जाए। वो टीम अगर लपा खेल गई फिर तो परेशानी बनती है वो टीम, क्योंकि रैंगल तो देखिए सबसे ज्यादा अच्छा वो बीटीडी का ही चाहता है, तो वो चीज आपको संभल कर ही खेलना पड़ेगा। अगर कहीं दिख रहा है कि बीटीडी के प्लेयर नॉक हुए तो आपको स्लैम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। और सैनोक में तो बीटीडी का अर्ली एलिमिनेशन हो गया था सूरज, वो तो हमने देखा ही था बहुत बुरी तरीके से। फिर टीआरआर का वहां पर एक थर्ड पार्टी देखने मिलता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी था, लेकिन ये फाइट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। स्कैमी का एक प्लेयर नॉकआउट तो हुआ है, लेकिन स्मोक कहाँ फेंक रहे हैं आप, भला उनके रूम में फेंक कर आप क्या ही करेंगे। थोड़ा सा पैल्पिटेशन वहां बनेगा, थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। अननोन फेंक कर
वो ऊपर आने का ट्राई करेंगे, लेकिन स्कैमी के प्लेयर को जैसे बांटा गया है, आप देखिए जिमी वॉल के पीछे है, हर एक फुटवर्क और मूनवॉक के ऊपर उनका ध्यान नजर रहने वाली है। लेकिन आप दो प्लेयर के साथ तो देखिए उस टीम का पूरा नक्शा नहीं बदल सकते, और एक प्लेयर इस अपार्टमेंट में, दूसरा उस अपार्टमेंट में। अगर ये चक्रव्यूह चलता रहेगा तो देखिए वो चढ़कर खत्म कर देगी, लेकिन एक नॉकआउट और दूसरा प्लेयर, मेरे को लगता है नॉकआउट करना काफी आसान रहेगा। चढ़े हैं ऊपर, लेकिन एलिमिनेशन तो देखिए बिल्कुल मैजेस्टिक तरीके से चढ़े वो सीधा स्टेयर केसेस के बाउंड्रीज पर, और वहां से उन्होंने वो क्लच किया। लेकिन अब दो प्लेयर बचेंगे, देखना पड़ेगा क्या फिर विंडोज से अभी भी वो फायरिंग आएगी, लेकिन वैम के पास जो वेपन है इससे बस्ट लगते हैं, लेकिन डैमेज उसका काफी घातक। मिनी 14 से तो मैं कहूंगा ज्यादा बेहतरीन चलता है, लेकिन वैम फायर इसको कहते हैं डेडली फूट का कमाल दिखाना, और अगेन अनमोल स्लैम करके खत्म करेगा उस खिलाड़ी को, लेकिन आखिर शॉट लगेगा और उनका भी होगा खात्मा। बढ़िया स्कैमिडॉप्स अगेन दे आर प्रूविंग कि आखिर किसका है वो याचना यार, किसका है वो स्टार्ट। और देखिए स्कैमी का भी खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि हाइपर ने 2 फिनिशेस निकालकर, हैकर वैम्प ने एक एलिमिनेशन निकालकर अपनी टीम को सपोर्टिव सिस्टम में बिल्कुल ऊपर रखा। क्योंकि अगर वो नहीं करते कार्रवाई तो बाद में बैकअप का मौका नहीं मिलता यश और जिमी को। हालांकि यश को भी रिवाइवल मिला है बिल्कुल सही समय पे, अगर जिमी नहीं पहुंचते ऊपर तो शायद जिमी आखिरी खिलाड़ी बचते डिमोलिश के लिक्विड की तरह। और देखिए धीरे धीरे बिखरती जाती है टीम, एक साथ अगर एलिमिनेट हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 3 मैन पावर है तो आपको बचाना पड़ेगा खुद को, अगर आप 2 मैन स्ट्रॉन्ग है आपको बचाना पड़ेगा खुद को, अगर आप सोलो मैन स्टैंडिंग है तो खुद को बचाना पड़ेगा। कोई और ऑप्शंस है ही नहीं, क्योंकि सर्वाइवल का तो गेम ये है ही है नेचुरली, लेकिन नो डाउट ये स्ट्रैटेजिकल गेम भी है। अगर सही तरकीब सही सटीक समय पे काम कर गई तो आप अकेले खिलाड़ी भी गेम को जीत कर जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करी, हालात विपरीत चले गए, तो आप चाहे पूरी टीम के साथ क्यों ना हो, बात बिगड़ सकती है। डेफिनेटली सही कहा है आपने। यहाँ बात तो तब बिगड़ेगी जब जोन आपसे मुंह फेर लेगा। और कॉल ब्रेकनिंग इनके बारे में हमने बात अभी तक की नहीं है सूरज। पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि अरे थोड़ा सा तो मतलब ताकत लगाओ, लेकिन क्या करें, देखिए कभी कभी आप अपने पतले से हाथ से वो 40 किलो का डंबल उठाने का कोशिश करते हैं तो नहीं उठता है, वो टूट जाएगा हाथ। वही बात है, अब लिमिट पर आ चुकी है टीम अपना, जितना उनके पास स्किल्स है, तो यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप एक लाइन खेले फिर दूसरा तीसरा चौथा खेलते जाइए, ग्रोइट का ज्यादा करके खेलेगा तो गेमर्स, इसलिए मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रोइट आप सभी के लिए ऐसे और भी लैंड लाने वाली है, तो उनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज सारे अपडेट वहीं पर आने वाले हैं। और हम आपके जो स्टोरी टेलर्स है सूरज हर्ष, वो आपको वापस से यहीं पर मिलते हुए दिखाई ही देंगे। शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अभी भी काफी मैचेस बचे हैं, ये बचा है उसके बाद आखिर बचा है, टीम को सपोर्ट कीजिए। बट अनप्रेडिक्टेबल दे आर सीरियसली अनप्रेडिक्टेबल। पहला ही मैच ले लीजिए रैंगल का, जहां रोटेशन वाइज टीम को टकरार मिली थी, उसके बाद टीम पुश नहीं कर पाती है उतना ऊपर तक, लेकिन अभी हमने कितना अच्छा वो प्रमाण देखा इनके साइड से कि हम भी अच्छे कमबैक कर सकते हैं। नो डाउट, देखिए अनप्रेडिक्टेबल ने पिछला गेम भी इनफैक्ट अनप्रेडिक्टेबल ही बिताया। उम्मीदें तो ऐसी थी कि चलिए बीटीडी कमबैक करेगी, स्कैमी डॉप्स कमबैक करेगी, एक बार दोबारा से वो कंसिस्टेंसी दिखाएगी हमें, लेकिन बाकी टीम से हमने ज्यादा उम्मीदें शायद नहीं रखी शुरुआती फेज में, जब हमें लग रहा था कि वो टीम परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल का अचानक से गेम के अंदर डोमिनेंट बिहेवियर दिखाना, ऊपर अच्छी हाइट होल्ड करना, सभी टीम्स के ऊपर नजरें रखना, सही सटीक इन्फो के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल को सच में अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं, लेकिन साथ साथ फेज को भी ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि फेज ने भी कुछ ऐसा ही अनप्रेडिक्टेबल काम करा पिछले मुकाबले में, और इस मैच में भी कोशिश तो यही है। एंट्री पाथ बहुत अच्छा चुना गया है, शेल्टर के नजदीक का ओपन दायरा शायद चूज वो कर सकते हैं, अगर ज्यादा आगे बढ़े तो ईएमपी के साथ उनकी भिड़ंत हो सकती है, नर्ड गॉड के साथ उनकी भिड़ंत हो सकती है, लेकिन पीछे से बैटल हॉक के खिलाड़ी भी आ रहे हैं, और उन्हीं के जस्ट पीछे से कहीं ना कहीं IXR के प्लेयर्स भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यू हैव टू बी सुपर केयरफुल। हालांकि IXR का जो डायरेक्शन है वो तो पूरा रोड बेस पे ही जाएगा, मिल्टा की तरफ से वो घुसते हुए नजर आएंगे सर्कल के अंदर। मिल्टा के ऊपर इतना बड़ा जमावड़ा, कहीं ना कहीं वो आईजेल की टीम आपको दिखाई देती है, EMP दिखाई देती है, और वहां पे अगर IXR भी चलेगी तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्लस्टर वो बन जाएगा। डेफिनेटली देखिए तो जरा मतलब क्या भीड़ वहां पर आपको जमती दिखाई दे रही है। कुछ टीमें जिनको अभी भी रोटेशन बड़ी प्यारी लग रही है, वो नॉर्थ वेस्ट की साइड पर कुछ टीमें आपको मैप से बाहर निकलते हुए दिखाई देगी। तो फेज एक्स की टीम, उनके पास सबसे अच्छा इलाका है, गोल रैकनिंग के भी पास है, लेकिन जरूरी यही है ना कि रैकनिंग ये सही मौका है स्टार्ट लेने का। कमबैक तो अभी मैं कहूंगा नहीं, मुझे भी नहीं पता कि आप कर पाएंगे या नहीं, लेकिन स्टार्ट आप अच्छा ले सकते हैं, आपके पास एडवांटेज है।
फाइट देखें, फेलबैक्स उन्होंने दाग लगा दिया है आईएक्सआर के ऊपर, लेकिन आईएक्सआर करंट से बचने के लिए दूर निकल कर भागी जरूर है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को पीछे भी छोड़ा है। अब मेरे ख्याल से समय आने पर वो स्लैम कर सकते हैं, इंटेल गैदर कर सकते हैं, लेकिन इंटेल तो पहले खिलाड़ियों ने वो गैदर कर लिया और देखिए अब पूरी टीम सो फास्ट स्पीड के साथ यहाँ से मूव ऑन करते हुए नजर आ जाएगी। फेस थोड़ा सा बुरा वहां पर मानी जरूर है, एक नॉकआउट उसको मिल जाता, वो सोच रहे थे, बट ईएमपी उनकी भी बैटल वहां पर स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। और आप ये देखिए बैटल हॉक्स कमबैक के नाम से हम इनको भी पहचानते हैं, एक बार में पॉइंट्स टेबल के ऊपर जंप लगाने में माहिर है ये टीम। देखते हैं इस बार थोड़े नॉकआउट उनको मिल गए, थमा दिए गए हैं। और आप ये भी देखिए आईएक्सआर की टीम वापस से एलिमिनेट हो चुकी है, वो भी 14th नंबर पोजीशन पे। रैंक देखिए बिल्कुल सही नहीं है सूरज। मेरे हिसाब से देखिए जितनी भी टीम्स गलती करती जा रही है वो भी खासकर इस मुकाबले के अंदर एरांगल के अंदर, और उनके पास एक ऑप्शन था कि चलिए इस मैच को थोड़ा सा चुपचाप शांति से वो खेल सकते थे, आखिरी मैच में तो हो सकता है थोड़ा अग्रेसिव वो खेल सकते थे, लेकिन स्ट्रैटेजीज के हिसाब से नहीं चल पाई बात। तो मेरे हिसाब से आखिरी मैच भी थोड़ा सा डामाडोल ही जा सकता है, क्योंकि आखिरी मैच के अंदर भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल ही हमें होता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए हमने अनुमान तो 1000 लगा लिए, लेकिन एज अ कास्टर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, होगा वही जो खिलाड़ी की मानसिकता उसको अलाउ करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मेरे हिसाब से अभी ईएमपी भी यही सोच रही है कि जोन के अंदर कितनी देर पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे हमें होल्ड करना है। यही कहीं ना कहीं बैटल हॉक के खिलाड़ी भी सोच रहे हैं कि कितनी देर में हमें जोन के अंदर अगले मूवमेंट पे निकलना है। यही हमारे ब्लू विंग के खिलाड़ी भी सोच रहे हैं पीछे बैठे हुए कि कब हम ईएमपी के ऊपर अग्रेशन दिखाएंगे, जब हमें मौका मिलेगा जोन के अंदर जाने का। इवन वहां पे अगर आईजीएल की बात करूं तो आईजीएल ने भी एक अच्छा दायरा होल्ड कर लिया है मेटा के अंदर, पूरा दबदबा उन्हीं का है। लेकिन अगले जोन में जाने के लिए अगर आपके ऊपर शिफ्ट होता है सर्कल, तो फिर आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। और लीजिए सर्कल आपका साथ छोड़ चुका है दोस्त। इस कहीं ना कहीं बीजीएमआई के अंदर ना जो सबसे ज्यादा धोखेबाज है वो सर्कल ही है मेरे हिसाब से। जी, और रियल लाइफ में कौन है वो तो सभी को पता है, उसकी जानकारी की जाए तो अच्छी रहेगी। सूरज उस चीज से काफी कनेक्टेड लगता है, इसलिए अपने रिएक्शन उनका देखा। टीम आईजीएल अब आप उनका रिएक्शन देखिए जो कि मौत के मुंह से निकल कर जा रहे थे कि साइड